आज हम देखेंगे एशिया का भौतिक मानचित्र। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कल हमने क्या किया था। कल किया था एशिया का राजनीतिक मानचित्र। एशिया के राजनीतिक मानचित्र से उससे पहले एक दिन किया था हमने कि हमने मानचित्र कैसे बनाया, पृथ्वी का मानचित्र कैसे बनाया। जैसे पृथ्वी को हमने किस में डिवाइड कर दिया, हमने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। जैसे किस किस में, जल भाग और थल भाग। जल भाग में क्या किया था हमने, जल भाग में ओशियन में डिवाइड कर दिया था। हमने ओशियन कितने बताए थे आपको, 5 ओशियन। तो 5 ओशियन कौन कौन से बताए थे आपको, प्रशांत महासागर, अंध महासागर या अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आपका हमने बताया था आपको आर्कटिक महासागर। उसी प्रकार से हमने महाद्वीप कितने बताए थे आपको, 7 महाद्वीप। वो हैं आपकी जैसे एशिया महाद्वीप, जैसे जो तो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है। जैसे एशिया महाद्वीप तो अभी हम अध्ययन कर रहे हैं। एशिया महाद्वीप है आपका, यूरोप महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और आपका इधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। जब भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमारा मुख्य फोकस है वो है एशिया पर। उसके बाद है आपका आर्कटिक, अटलांटिक महाद्वीप, क्योंकि आर्कटिक तो महासागर है जो कि यहाँ पर है। तो हमने इस प्रकार से हमने 7 महाद्वीप देखे, जिसका भी हमने अध्ययन किया था 2 दिन पहले। अभी हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है आपका एशिया का भौतिक मानचित्र। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कल अध्ययन किया था हमने एशिया को कितने पार्ट में बांटा था। हमने बांटा था जैसे कि सबसे ऊपर वाला पार्ट था वो कौन सा था, उत्तर एशिया। इधर से पूर्व वाला पार्ट था, उसमें क्या थे, जैसे चीन है, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, आपका मंगोलिया है, यहाँ पर चीन है, हांगकांग, ताइवान, ये किसमें आते थे, सारे के सारे आपकी पूर्व एशिया के। फिर आपका पार्ट आ गया, ये आ गया, ये वाला पार्ट, ये आपका हमने क्या था, दक्षिण पूर्व एशिया, जिसमें कि हमने आसियान देशों के बारे में आपको बताया था। और ये आपका था दक्षिण एशिया वाला पार्ट, जिसमें कि हमारे 8 देश आते थे। जनरली उसमें दक्षिण या सार्क के देशों को हम सम्मिलित करते हैं। इसके बाद हम गए थे पश्चिम एशिया में। पश्चिम एशिया में आपका लेवांत वाला क्षेत्र बताया था। लेवांत क्षेत्र में हमने बताया था इजराइल है, फलस्तीन है, सीरिया है, जॉर्डन है। ये हमने कितने में बताए थे, लेवांत वाले क्षेत्र में। और उसके बाद जैसे पश्चिम एशिया में और कौन सा देश बताया था, हमने बताया था ईरान, इराक। उसके अलावा थे अरब पेनिनसुला। अरब पेनिनसुला में हमारे कितने देश थे, हमने बताया था अरब पेनिनसुला में 7 देश हैं। तभी मैंने बताया था कि आपके जीसीसी में यानी गल्फ काउंसिल कॉर्पोरेशन में कितने देश आते हैं, 6 देश आते हैं। उसमें से हम यमन को छोड़ देते हैं। उसके अलावा जो 6 देश आते हैं वो अरब पेनिनसुला का भाग यानी जीसीसी का भाग बनाते हैं। 7 देश मिलके तो आपका अरब पेनिनसुला का भाग बनाते हैं। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि पेनिनसुला क्या होता है। पेनिनसुला होता है जब एक लैंड पार्ट हो, यानी एक लैंड पार्ट है। अब इसको देख सकते हैं आप, तो इसके तीनों ओर क्या भरा है, आपके वाटर भरा हुआ है, तो हम इसको क्या कह देते हैं, पेनिनसुला। जैसे ये पेनिनसुला होगा, ये क्या होगा, भारतीय पेनिनसुला हो गया। अब ये पेनिनसुला यानी इसके तीनों ओर क्या है, ये वाटर से भरा हुआ है, तो ये क्या चीज हो गई आपकी, अरब पेनिनसुला। तो कहीं भी आपको पेनिनसुला चीज आए, आपको सीधा माइंड में एक ही चीज जानी चाहिए, कोई भी वाटर बॉडी है वो तीनों तरफ से किससे गिरी हुई है, पानी से गिरी हुई है। तो हम पेनिनसुला को यहाँ समझे। अभी हम जैसे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो आपको है यहाँ पे मध्य पूर्व। मध्य पूर्व में मैंने लेवांत वाला क्षेत्र बताया था। अब इसके बाद आया आपका मध्य एशिया। मध्य एशिया में मैंने आपको बताया था कि ईस्टर्न कंट्री आते हैं। उस ईस्टर्न कंट्री मैंने कल आपको बताया था कि कौन कौन से ईस्टर्न कंट्री हैं, जैसे कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान है। तो इस प्रकार से आपके ईस्टर्न कंट्री किस में आते हैं, मध्य एशिया का भाग बनाते हैं। तो ये कल हमने सारी चीजें किस में देखी थी, वो देखी थी हमने राजनीतिक मैप में, यानी एशिया के राजनीतिक मानचित्र में ये सारी चीजें देखी थी। अब हम आज अध्ययन करेंगे, वो अध्ययन करेंगे हम एशिया का भौतिक मानचित्र। हालांकि मैंने कल एक चीज आपको बताई थी
कि ट्रांसकॉन्टिनेंट, हमारे ट्रांसकॉन्टिनेंट में है एशिया में जैसे 5 देश आते हैं ट्रांसकॉन्टिनेंट में, तो वो देश कौन से हैं? ट्रांसकॉन्टिनेंट को हम कह देते हैं पार महाद्वीपीय देश, यानी जिनका विस्तार एक महाद्वीप से अधिक में है, तो उनको क्या कह देते हैं हम? ट्रांसकॉन्टिनेंट कंट्री। तो इसमें आते हैं आपके, जैसे आपका रूस है, दूसरा है आपका कजाकिस्तान है, तीसरा है आपका टर्की है, चौथा है आपका अजरबैजान है, और पांचवा है आपका जॉर्जिया। इस प्रकार से 5 देश कैसे हैं? ट्रांसकॉन्टिनेंटल देश, ठीक है। और इनकी लोकेशन है आपकी, यहाँ पर ये रसिया है पूरा पूरा, यहाँ पर दूसरे पे है आपका कजाकिस्तान, जो कि मैंने आपको मध्य एशिया में बताया था। कजाकिस्तान यहाँ पर है, जो कि एशिया, जो कि रूस है। पहले क्या था, ये सोवियत रूस के पार्ट थे, यानी सोवियत संघ के पार्ट थे। कजाकिस्तान भी उन्हीं में से एक था। तो ये कजाकिस्तान किसके साथ बॉर्डर बनाता है? आपका रूस के साथ बॉर्डर बनाता है। रूस के साथ यहाँ पे जैसे कजाकिस्तान है, तो ये भी ट्रांसकॉन्टिनेंटल है, यानी ये कैस्पियन सागर से किधर इधर की ओर जुड़ता है। तो ये किसके साथ जुड़ता है? यानी यूरोप के साथ जुड़ता है। तो ये क्या हो गया? ट्रांसकॉन्टिनेंटल। अभी आपके 2 देश हैं, वो यहाँ है, एक है अजरबैजान और दूसरा है जॉर्जिया। दोनों ही कहाँ से जुड़ रहे हैं? आपके यूरोप से जुड़ रहे हैं, इसीलिए हमने इसको ट्रांसकॉन्टिनेंटल बोल दिया। अभी आपका अगला देश है, वो है टर्की, जो कि टर्की काफी बड़ा पार्ट है यहाँ पे टर्की का है। टर्की से आगे जैसे जाते हैं तो ये आपका काला सागर और ये भूमध्य सागर, पूर्व में भूमध्य सागर, इससे ऊपर जाते हैं, पूरा एशिया का पार्ट है। यानी हम आधी टर्की को मानते हैं, वो एशिया में मानते हैं, आधी टर्की को हम मानते हैं यूरोप में। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि ये क्या है, हमारे ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री। तो अभी आपको समझ में आ गया कि ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री क्या होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारे राजनीतिक नक्शे में हो गई सारी चीजें। हालांकि इसमें कुछ जैसे छोटे छोटे महासागर भी दे रखे हैं, जैसे जापान सागर है, इसका नामकरण कैसे कर दिया? क्योंकि ये जापान के पूर्व में है, इसलिए जापान के आसपास है, जापान सी हो गया। ओखोत्स्क सी हो गया, जो कि रूस के यहाँ कामाचटा का प्रायद्वीप है। इस प्रायद्वीप से और ये कोरियन पेनिनसुला के बीच में जैसे ओखोत्स्क सागर हो गया। सागर क्या होती है? अभी आपके सागर जनरली तीनों तरफ से वाटर से, यानी ओशियन का पार्ट होते हैं, कहीं ना कहीं वो ओशियन से लिंक होते हैं, और तीनों तरफ से किससे बने होते हैं? वाटर से, यानी ओशियन का ही पार्ट है एक तरह से, ये मान सकते हैं अभी। तो या ओशियन का छोटा पार्ट उसको मान सकते हैं, उसको क्या बोल दिया यहाँ पे? सागर। तो हमने देखा ये ओखोत्स्क सी है, जापान सी है, ये येलो सागर है, ये यहाँ क्या है? दक्षिण चीन सागर है। अभी ये इसका जैसे एक सागर ये है, जैसे बंगाल की खाड़ी इधर है, ये पूरा बंगाल की खाड़ी है, और इधर क्या है? आपकी अरब सागर है। अभी यहाँ से जैसे ये लाल सागर है, लाल सागर से ऊपर बढ़ते हैं तो हमें क्या है? ये काला सागर है, और एक्चुअली में क्या है? ये कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर एक झील है, लेकिन उसे एक सागर का नाम दे दिया है क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई काफी है, इसीलिए हम एक सागर के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये काफी, हमने जो समुद्र होते हैं और जो लैंड का पार्ट अटैच होता है, उसी को हम क्या नाम दे देते हैं? सागर नाम दे देते हैं, यानी उसको सी भी बोलते हैं इंग्लिश में। अभी हम आगे बढ़ते हैं तो हम इसके भौतिक मानचित्र की ओर बढ़ते हैं। भौतिक मानचित्र में हम जनरली क्या चीजें देखते हैं? भौतिक मानचित्र में हम देखते हैं आपका पर्वत हुआ, पठार हुआ, मैदान हुआ। ये क्या है? सामान्यतः जब आप भू आकृति विज्ञान को मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि उच्चावच होते हैं, यानी पृथ्वी के वे पार्ट जो काफी किसी कारणवश काफी ऊंचे उठ गए हैं, और कुछ पार्ट हैं जो समुद्र तल से भी नीचे चले गए हैं, या कुछ पार्ट लैंड रीजन में कन्वर्ट हो गए हैं। तो उनको क्या हम बोल देते हैं?
उच्चावच बोल देते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे इसमें भौतिक में पर्वत, पठार, मैदान, और उसके अलावा साथ ही साथ यहाँ पढ़ लेंगे हम नदियां, झील, मरुस्थल। इस प्रकार से हम सारी चीजें हम इसमें देख लेंगे, भौतिक मानचित्र के अंतर्गत देखेंगे। जैसा कि मैंने कल मैप को बनाने में काफी टाइम लग गया था, इसीलिए मैंने आज मानचित्र को पहले ही बना दिया है, जिससे कि हमारा टाइम कंज्यूम हो और हमारा वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। इसीलिए हम अब देखते हैं कि भौतिक मानचित्र। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ के मुख्य पर्वत कौन से हैं। तो हमारे मुख्य पर्वत के जब देखते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा यहाँ पे है क्या, एक पामीर नोट है। ये काफी माउंटेन भी बोल देते हैं, कभी कभी प्लेटो भी बोल देते हैं, यानी पठार भी बोल देते हैं। तो ये क्या है कि ये यानी आप जैसे पेड़ देखते हैं तो पेड़ के नीचे जड़ होती है, तो जड़ से क्या है बहुत सारी, जैसे पेड़ का तना ऊपर जाता है, तना से क्या निकलता है, आपकी बहुत सारी ब्रांच निकलती हैं। उसी प्रकार से ये एक ऐसी चीज है, जैसे पामीर नोट को, पामीर नोट से बहुत सारे पर्वत का उद्भव होता है, यानी चारों तरफ यहाँ से पर्वत निकले हुए हैं। तो आप उनकी एक बार लोकेशन देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम पामीर के यहाँ से निकलता है आपकी है काराकोरम रेंज। अब यहाँ रेंज में बताना चाहूंगा कि रेंज क्या होती है, कि रेंज होती है जैसे माउंटेन होता है, माउंटेन का काफी लॉन्ग टाइम वो कभी टूटती नहीं है, एक चेन रूप में जुड़ी हुई होती है, उसको हम क्या कहते हैं, रेंज बोल देते हैं। तो ये क्या है यहाँ पर, ये है हमारी सबसे ऊपर है जो निकली हुई है, वो है काराकोरम रेंज। उससे नीचे जाते हैं तो हम क्या पाते हैं कि हमारी है लद्दाख रेंज। लद्दाख से जब नीचे जाते हैं तो आपके जास्कर रेंज। ये क्या है, हमारे हिमालय से दूसरी तरफ है, यानी हिमालय के पार हिमालय भी बोलते हैं कभी कभी। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, पार हिमालय माउंटेन भी बोलते हैं। तो अभी हम पार हिमालय बोलते हैं, तो इसका मतलब अब हिमालय को देखते हैं कि हिमालय में क्या है। तो सबसे पहले हिमालय का सबसे नॉर्दर्न पार्ट है, वो है आपका बृहद हिमालय। बृहद हिमालय, जब भी जैसे में हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तब हम थोड़ा सा जानेंगे कि पर्वतों की उत्पत्ति होती कैसे है, और इनकी उत्पत्ति के चरण क्या हैं, और इनकी उत्पत्ति कब कब हुई, टाइम पीरियड भी जानेंगे। लेकिन वो क्या है, अभी हमारा मेन फोकस है यहाँ पे लोकेशन को जानना, कि यहाँ क्या विशेष है और क्या क्या चीजें हमें देखनी है इसमें। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, यहाँ बृहद हिमालय देखा। उसके बाद जैसे नीचे बढ़ते हैं तो क्या है, लघु हिमालय देखा। लघु हिमालय से नीचे जाते हैं तो हमारा शिवालिक वाला पार्ट आता है। तो ये तीनों हैं। ये हिमालय कहाँ तक आगे तक कहाँ तक बढ़ गया है, ये हमारे जैसे, मैं पूरा इसका मैप थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ भारत का। तो इधर भी इसकी यहाँ पे क्या है, ये पूर्वांचल पहाड़ियों के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, पूर्वांचल पहाड़ियाँ। पूर्वांचल पहाड़ियों को हम अलग से भी देख लेंगे जब भी पढ़ते हैं। तो यहाँ मेन क्या है आपकी, जब भी हम भारत का जैसे डिटेल में अध्ययन करेंगे तो हम इनको सबको देखेंगे कि पूर्वांचल पहाड़ियाँ क्या हैं, कि दक्कन ट्रैप क्या है, और ये क्या है कि ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक क्या चीजें हैं। इन सबको हम डिटेल में वहां पर पढ़ेंगे जब भी हम भारत को डिटेल में पढ़ते हैं। अभी हमें जानना जरूरी है कि यहाँ क्या है कि पामीर नोट है, पामीर नोट से हमारे कौन कौन से पर्वत निकले हुए हैं, उन सारी चीजों को देखना है। अभी इसी का पार्ट है, जैसे यहाँ पूर्वांचल है, पूर्वांचल से आप नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ से म्यांमार से थाईलैंड होती यूं आते हैं, ये है अराकानियोमा। अराकानियोमा भी क्या है कि एक माउंटेन है, जो कि माउंटेन नीचे की तरफ फोल्ड है, समुद्र की ओर फोल्ड है। इसी से कभी कभी हम क्या कह देते हैं कि ये हमारा ये वाला पार्ट है अंडमान निकोबार, वो समुद्र तरफ कभी कभी हम अराकानियोमा का भी पार्ट मान लेते हैं उसे, कि अराकानियोमा का पार्ट है जो कि समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसको जैसे और जानते हैं इसके बारे में। पामीर नोट से जैसे यहाँ पाकिस्तान की साइड निकला हुआ है सब, ये है नॉर्थ में, इसके नॉर्थ वेस्ट में वो है हिंदुकुश, हिंदुकुश माउंटेन है। हिंदुकुश माउंटेन से जब ये आप नीचे देखते हैं तो ये है सुलेमान रेंज। तो हमने
पाकिस्तान की ओर बढ़े, भारत की ओर बढ़े। अब हम चीन की तरफ बढ़ते हैं। तो चीन की तरफ कौन कौन से माउंटेन है ये यहाँ देखते हैं हम। आप इसके साथ ही मेरे साथ ही ये काम कर सकते हैं। जैसे आप अपनी एटलस को अपने साथ ही देख रहे हो ना, तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपनी एटलस को साथ ही साथ देख सकते हैं कि ये माउंटेन कहाँ है। इसके साथ क्या रखना है आपको, जैसे एटलस रखनी है, फिजिकल एटलस के साथ जैसे कि पॉलिटिकल में भी साथ ही रखना है। तो उसमें क्या होगा कि आप फिजिकल को साथ ही साथ देख जाओगे, साथ ही साथ उसमें से क्या आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, यानी किस किस देश में ये फैले हुए हैं। ये सारी चीजों को ये आप साथ ही साथ काम करेंगे। हो सकता है अभी एटलस नहीं हो तो आप एटलस पीछे जब भी लाएं तो ये सारे काम आपको करने ही होंगे। आप एक बार दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, जब भी वीडियो देख के ये सारी चीजें आप फिर से कर सकते हैं। तो अभी यहाँ से ये हो गया। अब चाइना की ओर बढ़ते हैं। तो चाइना की ओर इसके यानी इसके मान रख सकते हैं पामीर के किधर उत्तर पूर्व में क्या मान सकते हैं हम, तियानशान। ये क्या प्लेटू है, सॉरी ये माउंटेन कौन सा है, तियानशान माउंटेन। उसके नीचे है अल्टोशान माउंटेन, ठीक है, ये हो गए। अब इसके जैसे चीन के हम नॉर्थ में जाते हैं, चीन के नॉर्थ में और कहां पर मंगोलिया से जुड़े हुए पार्ट में जाते हैं, तो वहां हम पाते हैं अल्टाईशान माउंटेन, ठीक है। आप इसको काफी बार एक बार रिवाइज करते रहेंगे तो आपको इनके नाम आने लगेंगे कि मुख्य मुख्य हमारे माउंटेन क्या हैं, और आप आगे बढ़ना फिर ऐसे। ये है आपका अल्टाईशान माउंटेन, सॉरी अल्टाई माउंटेन, ये है तियानशान माउंटेन, और ये है आपका अल्टोशान माउंटेन। यानी कहीं भी आपको जैसे जनरली शान दिख जाए तो शान जनरली कहां पर है, वो चीन में पड़ते हैं, जितने भी माउंटेन है वो सारे, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर माउंटेन देखे, जितने भी सारे माउंटेन हैं, यानी भारत, पाकिस्तान, चीन की और मंगोलिया की तरफ जितने भी माउंटेन है वो हमने अभी सभी देखे। अब हम वेस्ट की ओर माउंटेन देखते हैं कि वेस्ट की ओर माउंटेन कौन से है। तो हम यहाँ क्या पाते हैं, जैसे कैस्पियन सागर और काला सागर के मध्य में क्या है कि आपका कॉकेसस माउंटेन है। कॉकेसस माउंटेन को हमने यहाँ देखा। अभी हम आगे बढ़ते हैं तो हम टर्की के नॉर्थ में पहुंचते हैं, यानी काला सागर से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे है आपका पोंटिक माउंटेन। पोंटिक माउंटेन जब भी आप जैसे फिजिकल मैप देखोगे तो आपको जैसे यहाँ पर जैसे एक बार मैप ध्यान करना, बस सारी चीजें वीडियो को चलाना, वीडियो को आपको पता पड़ जाएगा कि हमने कैसे कैसे लोकेशन देखना है सारी चीजें। तो ये यहाँ पर पोंटिक माउंटेन है। अभी आप टर्की के दक्षिण में आते हैं तो आपका यहाँ पर माउंटेन है टॉरस माउंटेन, ठीक है दोस्तों। आपने अब टॉरस माउंटेन देखा। अभी आप जैसे आगे बढ़े तो आगे बढ़ के आप कहाँ जाते हैं कि ये क्या है, यहाँ सीरिया है, सीरिया से आगे बढ़ते हैं आप इराक है, इराक से आगे बढ़ते हैं तो आप पाते हैं यहाँ पर ईरान, दक्षिणी ईरान में जाग्रोस माउंटेन। तो ये क्या है, ये है जाग्रोस माउंटेन। जाग्रोस माउंटेन के जब ईरान यानी ईरान के नॉर्थ में जाते हैं तो आप क्या पाते हैं कि एलब्रुज माउंटेन, ठीक है दोस्तों। अब आपने एलब्रुज माउंटेन देखा, साथ ही साथ ऐसा नहीं है, हो सकता है ये जल्दी जल्दी हो तो आप थोड़ा सा स्लो करके वीडियो को आप एक दो बार देख के आप उसको धीरे धीरे पॉइंट आउट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, या फिर अपने साथ ही साथ आप हाइलाइटर रख सकते हैं। 2 या 3 तरह के आप हाइलाइटर रखेंगे तो उसको हाईलाइट करते जाओ डिफरेंट कलर से, यानी माउंटेन को आपने डिफरेंट कलर से कर दिया, उसी प्रकार से आपने प्लेटो को डिफरेंट तरीके से कर दिया। तो आपको ये सारी चीजें करनी है, धीरे धीरे जैसे आप पढ़ते जाओगे तो आप सारी चीजें आपके जुबान पे आने लगेगी। जैसे कि आपने किसी ने पूछा कि एलब्रुज माउंटेन कहाँ है, तो आप तुरंत आंसर कर पाओगे कहाँ है कि ईरान के नॉर्थ में एलब्रुज माउंटेन है। अभी आपसे किसी ने पूछ लिया कि टॉरस माउंटेन कहाँ है, तो टॉरस माउंटेन की तुरंत ही आपका दिमाग जाएगा टर्की पे, टर्की से के साउथ में जाएगा तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि टॉरस माउंटेन वहां पर है। तो आपकी ये मेंटल मैप क्रिएट हो जाएगा आपके दिमाग में, और यही क्रिएट करना हमारा उद्देश्य है। अगर ये क्रिएट हो गया तो सारी चीजों को हम जानना बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी आप जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो कोरोना वायरस में क्या देख रहे हो आप कि ईरान में सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। तो ईरान में मौतें हो रही हैं, वो कैसे हो रही हैं, तो सबसे पहले आपको ईरान का मैप तो याद होना चाहिए कि ईरान कहाँ पर है, तो आप तभी तो तुरंत पॉइंट आउट कर पाओगे कि कहाँ पर कैसे मौतें हो रही हैं। तो ये सारी चीजें, जैसे भूटान में मौतें हो रही हैं कोरोना वायरस से, या वर्ल्ड वार जैसे
ऑल ओवर वर्ल्ड में जैसे कैसे मौतें हो रही है, किसी देश में आप कैसे जान पाओगे? आपको कहीं मैप आता होगा तभी तो जान पाओगे। तो ये सारी चीजें आपको मैप हमेशा दिमाग में होना चाहिए कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो अभी हमने क्या देखा, ये एल्ब्रुज माउंटेन देखा, ठीक है। जैसे ही अभी हमने सारे माउंटेन देखे, अब एशिया में सबसे पहले कहते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सी है? अभी आपको किसी को जानकारी है एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट क्या है, वो एशिया में ही पड़ता है ना। तो उसकी चोटी कितनी है, उसकी जैसे ऊंचाई कितनी है माउंट एवरेस्ट की? 8,848 मीटर, ठीक है ना। तो ऐसे देखते हैं तो कहीं आपको ये सारी चीजें, यानी एक मैप पढ़ रहे हो तो उसकी स्पेसिफिक कितनी सारी चीजें हैं, यानी कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अगर पर्वत का नाम आ रहा है, अगर किसी रिवर का नाम आ रहा है, तो एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अभी आपसे पूछ लिया, तो आप क्या जवाब, मतलब उसके बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए। अभी मैं पूछता हूँ कि आपकी एशिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, तो आप क्या बता पाओगे? जैसे अभी मैं आगे बढ़ता हूँ उस चीज का आप आंसर क्लियरली कर पाओगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने सारे माउंटेन देखे, यानी अभी मैं माउंटेन को मिटा सकता हूँ क्योंकि उससे क्या है कि हाँ थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे मैंने टियानजिन को मिटा दिया, अल्टाइसान को मिटा दिया, अल्टाइसान, आपका कॉकेसस को मिटा दिया, पॉन्टिफ को मिटा दिया, टॉरस माउंटेन है यहाँ, आपका एल्ब्रुज माउंटेन है, जोग्रस माउंटेन है। अब ये आपकी रेंज है, हिंदुकुश है, पामीर है, सुलेमान है, शिवालिक है, और आपकी ग्रेटर हिमालयन लागे, ये सारी चीजें मैंने ये सारे माउंटेन यहाँ से मिटा दिए। अभी है ये अराकानियोमा माउंटेन है, ये भी मैंने मिटा दिए। तो अभी हमारे क्या है, माउंटेन कंप्लीट हो गए, यानी हम माउंटेन को हम उसमें दोबारा से जब भी देखेंगे, और छोटे छोटे माउंटेन है उसको हो सकता है जैसे आप मैप देखोगे इनके मुख्य माउंटेन के आसपास पाते हो तो आप उनको भी साथ ही साथ देखते चलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे देखते हैं कि माउंटेन वाला आपका वो पार्ट हो गया। अभी हम करते हैं पठार, यानी पठार का काम करते हैं। जैसे पठार कहाँ पर है, जैसे पठार है, सबसे बड़ी चीज हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ आपने मानसून देखा होगा, तो मानसून कैसे है, मानसून किससे प्रभावित होता है? तिब्बत के पठार से। तिब्बत के पठार को क्या कहते हैं, एक विश्व की छत के रूप में भी जानते हैं सारी चीजें। तो तिब्बत का पठार कहाँ पर है, अभी आपके दिमाग में आना चाहिए कि तिब्बत कहाँ पर है। तो तुरंत ही जैसे नेपाल से उस साइड जाते हैं, चीन का ऑटोनोमस पार्ट है, अभी चीन में ही सम्मिलित करते हैं, तो तुरंत कहाँ जाएगा तुम्हारा दिमाग? चीन की तरफ, यानी नेपाल से नॉर्थ में जाएगा, तो आप कहाँ पाओगे? ये तिब्बत के पठार को पाओगे, ठीक है। अभी हम तिब्बत का पठार हो गया। अभी मुख्य पठार और कौन सा है, जैसे साइबेरिया का पठार है, अभी आपसे कह लिया, तो अभी आपके दिमाग में आना चाहिए कि साइबेरिया कहाँ पर है। जब भी आप रूस को पढ़ोगे, जैसे रूस के बारे में और जानकारी करोगे कि रूस की कैपिटल क्या है, जैसे मॉस्को है, उसकी साइबेरिया क्या है, साइबेरिया एक जैसे प्रोविंस है, तो उन सारी चीजों को जानोगे तो अब तुरंत दिमाग में क्या आएगा, साइबेरिया पठार कहाँ पर है, डेफिनेटली रूस में है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि तिब्बत पठार देखा, साइबेरिया पठार देखा, और इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे क्योंकि ये हमारे भारत का पठार है। ये क्या है, दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेटू भी कहते हैं इसे, जैसे इंग्लिश में। अभी और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या है आपका, जैसे ईरान है, तो कुछ नाम है कि ईरान का नाम है तो उसको ईरान प्लेटू बोल देते हैं, यानी उन देशों के नाम पे ही उनका नामकरण कर दिया है। तो इसीलिए मैंने वो वाले मेंशन नहीं किए हैं कि वो सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी कि ईरान का प्लेटू है तो डेफिनेटली ईरान में ही होगा। अभी आपका ये है कि अनातोलिया पठार है। अनातोलिया पठार कहाँ पर है, ये आपका टर्की में है, और टर्की में पठार की स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कैसे बनती है, जब दो माउंटेन होते हैं ना, दो माउंटेन के मध्य में एक मध्य पिंड बनता है। जैसे दो माउंटेन, जैसे आपने कभी आटा गूंदा हुआ, तो आटा गूंथते हैं तो आपको यूं चलते हैं दोनों तरफ से आटा गूंथते हैं, तो यानी दोनों तरफ से जैसे कि क्या आ रहा है आपके, उसको बोलते हैं हम कि एक मुलायम पार्ट है तो दोनों तरफ से उठ जाएगा वो, तो बीच में क्या बन जाएगा उसके, अगर हार्ड पार्ट होगा तो हार्ड पार्ट यूं ही रहेगा, दोनों तरफ से माउंटेन क्रिएट हो जाएंगे उसके से। तो उसी ये मध्य पिंड के पार्ट हैं, अनाटोलिया पठार है, साइबेरिया पठार है, आपका तिब्बत का पठार है, यहाँ पे ईरान का पठार है, और आपके जैसे और सारे पठार हैं, उनको आप जैसे जैसे देखोगे
आप साथ ही साथ पढ़ते जाओगे उसमें से। तो अभी हमने क्या देखा कि हम पठार वाली चीजों को भी हम हटा देते हैं। पठार है आपका। अब आपकी अगली चीज होती है मैदान। मैदान में तो बहुत सारे मैदान हैं, लेकिन सबसे जैसे वर्ल्ड वाइड मैदान है उसको बारे में हम जानेंगे। तो सबसे हमने सुना होगा कि स्टेप पिच का मैदान है। स्टेप पिच का कैसा मैदान है कि बहुत सारे जैसे वर्ल्ड में वेट्स मैदान है। तो ओवरऑल वर्ल्ड में 5-6 ऐसे मैदान हैं जो टेम्परेट हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं और क्या होते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं, शीतोष्ण में आते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र में होते हैं। और ट्रॉपिकल होते हैं वो सामान्यतः जैसे सवाना टाइप के ग्रासलैंड होते हैं आपके। तो उन चीजों को हम जैसे जानेंगे, लेकिन यहाँ मुख्य मैदान कौन सा है आपका। अगर एशिया में किसी की बात की जाए तो मैदान के रूप में किसकी बात करेंगे आप, हमेशा स्टेप पिच की मैदान, स्टेप पिच की बात करेंगे। अभी हम जैसे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम जैसे जानते हैं, तो मैदान के रूप में हम देख लिया, ये देख लिया। अभी नदियां हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट, कि इंपॉर्टेंट जैसे नदियां क्या हैं। जब हम भारत की नदियां पढ़ेंगे तो हम उसका ओरिजिन भी देखेंगे और ये कहां पर अपना जल का विसर्जन करती हैं, जल को कहां पर छोड़ती हैं उसको भी देखेंगे। लेकिन हम जब विश्व की नदियों को जैसे देखते हैं या एशिया की नदियों को देखते हैं तो हम सबसे पहले उनकी क्या कर देखते हैं, डायरेक्शन देखते हैं कि डायरेक्शन ये कहां से आई है और किधर की ओर जा रही है, ठीक है, या जल विसर्जन कहां कर रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। जैसे मैं आपसे पूछना चाहूं तो आप क्या कहोगे कि एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगत्से कियांग। कभी नाम सुना है यांगत्से कियांग का? तो अभी आप सुनो कि यांगत्से कियांग है क्या है, एशिया की सबसे बड़ी नदी है। अगर मैं पूछूं कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो आप क्या कहोगे। जब भी आप जैसे ड्रेनेज की पार्ट आती है तो ड्रेनेज बेसिन पे आधार पे कौन सी है आपकी सबसे बड़ी नदी है, आपकी अमेजन नदी। अगर जब आपकी लंबाई की बात तो आती है तो लंबाई के आधार पे आपकी सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, वो है आपकी नील नदी, ठीक है। अभी जैसे हम किस रीजन में आती है उसको हम तभी जानेंगे, जैसे अमेजन, जैसे दक्षिण अमेरिका पढ़ेंगे तब हम अमेजन रिवर के बारे में पढ़ेंगे। और अगर नील नदी पढ़ेंगे, जब भी हम अफ्रीका पढ़ेंगे तो हम नील नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हम यांगत्से कियांग कहाँ की रिवर है, एशिया में, और चीन की रिवर है। ये अपना जल विसर्जन पूर्वी चीन सागर की ओर करती है, ठीक है। तो ये आपकी रही एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगत्से कियांग, ठीक है। अगर अब आपकी दूसरी जैसे चीन की ओर मुख्य रिवर जैसे जानेंगे तो यहाँ पर रिवर है ह्वांगहो रिवर। ह्वांगहो रिवर अपना जल विसर्जन कहाँ करती है, येलो सागर में। ये ह्वांगहो रिवर है। तो ऐसी चीन की इंपोर्टेंट ये रिवर है। इसी प्रकार से जैसे भारत की इंपोर्टेंट रिवर क्या है, हम भारत की और जब भारत के बारे में जब नदियां पढ़ेंगे तो उसको हम विस्तृत रूप में जानेंगे। लेकिन हम यहाँ क्या जानते हैं कि भारत की मुख्य नदी कौन सी है। जैसे हम जानते हैं ब्रह्मपुत्र है, तो ब्रह्मपुत्र यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र का नाम तो आपने सबने सुना होगा, ब्रह्मपुत्र है आपकी। अगर अब यहाँ पे जाते हैं, आपने पंच नदी तंत्र पढ़ा होगा, पंच तंत्र, जैसे यहाँ पे क्या है, सिंधु है, इंडस नदी है, सतलज है, यहाँ पे रावी है, ब्यास है, चिनाब है, झेलम है। ये क्या है, एक पंच नदी तंत्र बनाती है, यानी 5 डेल्टा बनाती हैं। उसी को हम क्या कह देते हैं, पंच रिवर सिस्टम या 5 रिवर सिस्टम कह सकते हैं आप उसको। तो ये सारी नदियां कहाँ पर हैं आपकी, ये भारत की नदियां हो गई अभी आपकी। अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, गंगा है, यमुना है, ये तो साउथ में जाती हैं, तो ये क्या है कि गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। जब भी हम इसको क्या है, जब भारत का मैप पढ़ेंगे या भारत के बारे में पढ़ेंगे, जब हम इसको डिटेल में जान लेंगे। अभी आपको जानना क्या है कि एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी बताई थी मैंने आपको, यांगत्से कियांग बताई थी, ठीक है ना। अभी इसी प्रकार से जैसे चलते हैं, आपको यहाँ पर 2 अरल सीमा यानी
जब हम सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हो रहा था कि हमारी नदियां कैसे थी कि हम पहले जानते थे अमू दरिया और से दरिया। तो अमू दरिया जो नदी सिस्टम है वो कहाँ पर है, इस चीज को हम जैसे देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये है, ये वाला नदी सिस्टम है, वो क्या है, अमू दरिया है, और ये है वो है सिर दरिया। ये नदी कहाँ बहती है, जैसे साउथ से लेके नॉर्थ की ओर बहती है, ठीक है, और नॉर्थ की ओर अपना जल विसर्जन कहाँ करती है, अरब सागर में। अभी हालांकि ये काफी सूख सी गई है जैसे जैसे, क्योंकि ये रिवर सिस्टम पहले हालांकि बताते हैं कि इन्हीं सिस्टम का था, जैसे अमू दरिया, सिर दरिया, ये बहुत बड़ा लार्ज रिवर तंत्र बनाती थी। लेकिन यहाँ से क्या है कि जैसे पामी नोट यहाँ पर, तो पामी नोट के कारण ये क्या डिवाइड हो गई, हिमालय का जैसी उत्पत्ति हुई तो ये नीचे की तरफ झुक गई। तो यहाँ पर ये जानना है कि हमारी रिवर किधर है, नॉर्थ की तरफ बहती है, ठीक है ना। अभी आपको यहाँ साउथ में देखते हैं तो 3 नदियां काफी इंपॉर्टेंट है। ये है आपकी ओक, ये है आपकी येनेसी और लीना। ये भी किधर बह रही है, आपकी नॉर्थ की तरफ बह रही है। नॉर्थ की तरफ कहां बह रही है, आर्कटिक की तरफ। आर्कटिक में यहाँ पे हालांकि छोटे छोटे सागर है, जैसे लेप्टेव सागर है, कारास सागर है, ये सारी चीजें अपनी वाटर को कहां ले जा रही है, ऊपर की ओर ले जा रही है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक है वोल्गा रिवर है। वोल्गा रिवर को जब भी हम देखेंगे, यूरोप का मैप पढ़ेंगे जब वोल्गा रिवर को और अच्छी तरह से देखेंगे। अभी आपकी यहाँ ये इंपॉर्टेंट नदियां हुई, चीन की यहाँ पड़ी, और ये क्या पढ़ी आपने, चीन की पड़ी नदियां, रसिया की नदियां, भारत की नदियां, सिर दरिया, अमू दरिया, ये क्या है कि मध्य एशिया की नदियां पड़ी। अभी आपको यहाँ देखते हैं, यहाँ भी इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो कि आपकी तिब्बत के पठार के पास से जो भी आपकी ग्लेशियर है वहां से निकलती हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी, जैसे कि यहाँ चलते हैं, इरावदी नदी। इरावदी नदी म्यांमार से निकल के नीचे की ओर चली जाती है और अपना जो भी वाटर है वो करती है अंडमान सी में, ठीक है। ये है इरावदी नदी। फिर इसकी अगले जैसे आगे बहती है तो ये है साल्वी नदी, यानी ये क्या है, इरावदी, ये क्या है, साल्वी नदी। अभी इससे अगले की तरफ निकल सारी कहां से रही है, तिब्बत के प्लेटों के पास से निकल रही है, जो कि बहुत सारे ग्लेशियर हैं यहाँ पे। तो आपकी ये नदी है आपकी चाओफ्राया नदी। चाओफ्राया नदी है। अभी इसके अगली है, जैसे लाओस वियतनाम की पार्ट है, यहाँ है आपकी मेकांग नदी। तो ये 4 नदी सिस्टम है, ये काफी इंपॉर्टेंट है दक्षिण पूर्व एशिया के लिए। तो ये नदी क्या देखेंगे हम, इरावदी है। अब बस हमें यहाँ की डायरेक्शन कहाँ से देखनी है, सबसे पहले ये कहाँ से है, जैसे नॉर्थ से निकलती है, नॉर्थ से जाके पहले सबसे पहले कहाँ से जाती है, ईस्ट की तरफ जाती है। ईस्ट की तरफ फिर फ्लो कैसे करती है, ईस्ट की तरफ से कैसे घूम जाती है, ये साउथ की तरफ घूम जाती है। साउथ की तरफ घूम के क्या करेंगे, ये नीचे की तरफ, जैसे कि जो भी ओशियन पार्ट है, ओशियन पार्ट में अपना जल को विसर्जन करती है। अभी अब मैंने आपसे पूछ लिया कि ये नदी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदी कौन कौन सी है यहाँ की, तो आप बता पाओगे अभी आराम से। जैसे मैंने पूछ लिया इरावदी कहाँ की नदी है, या पूछ लिया चाओफ्राया कहाँ की नदी है, या मेकांग कहाँ की नदी है। जैसे अभी यहाँ जैसे अंतरराष्ट्रीय संबंध जैसे भी पढ़ते हैं जैसे लोग, तो हम पढ़ते हैं जैसे भारत की गंगा और यहाँ की मेकांग, यानी गंगा मेकांग एक सम्मेलन ये ऑर्गेनाइज करते हैं। यानी गंगा मेकांग क्या है, क्या चीज है, यानी गंगा मेकांग डायलॉग है। यहाँ पे गंगा मेकांग डायलॉग पे क्या चर्चा होती है, इन सारी चीजों को हम जैसे देखेंगे आगे। अंतरराष्ट्रीय संबंध जब भी पढ़ते हैं इन सारी चीजों को दिखाया गया है कि ये मेकांग है, ये गंगा को कैसे, ये डायलॉग सिस्टम है। अभी जैसे इंडिया का और वोल्गा के साथ एक डायलॉग सिस्टम क्रिएट किया गया हाल ही में, तो ऐसे नदियों के सिस्टम पे भी हम क्या करते हैं, एक डायलॉग स्थापित कर देते हैं। तो ये आपकी रही आपकी नदियां। यहाँ पर एक चीज और है कि आप जब भी मरुस्थल देखते हैं, मरुस्थल जैसे एशिया के मुख्य मरुस्थल कौन से हैं, तो मरुस्थल कैसे होते हैं, आपके 2 मरुस्थल होते हैं। एक तो होता है कोल्ड डेजर्ट, दूसरा कौन सा होता है, हॉट डेजर्ट, ठीक है। अभी कोल्ड डेजर्ट में जैसे देखते हैं तो आप देखते हैं गोबी का मरुस्थल है जो मंगोलिया और चीन के सीमा पे अवस्थित है।
इसको क्या है, ये क्या है, गोभी का मरुस्थल। अभी जैसे नीचे जाते हैं यहाँ पर, तो ये क्या है कि यहाँ टकला मकान डेजर्ट है। नाम सुना है कभी टकला मकान डेजर्ट का? तो यहाँ पर ये क्या है कि आपका टकला मकान डेजर्ट है। अभी आपका ये तो हो गई आपके कोल्ड डेजर्ट हो गए। अभी आपको हम हॉट डेजर्ट जानते हैं। जैसे अभी थार डेजर्ट का नाम तो सभी ने सुना होगा। जैसे थार डेजर्ट कहाँ पर है, सामान्यतः नॉर्थ वेस्ट भारत और पाकिस्तान में। तो ये है आपका थार डेजर्ट। अभी यहाँ पे आगे चलते हैं, ईरान वाले पार्ट में चलते हैं। तो ईरान वाले पार्ट में एक है दस्ते लुट पर्वत, सॉरी दस्ते लुट डेजर्ट। वो क्या है वहाँ पे, उसका नाम क्या है, जैसे कि सामान्यतः जो इस्लामिक कंट्री है उसमें इस्लामिक तरह के नाम होते हैं, तो उसको क्या है दस्त ए लुट बोलते हैं। ठीक है, उस डेजर्ट का नाम क्या है, दस्त ए लुट। अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे की तरफ क्या जानते हैं कि आगे की ओर है वो है आपका रूब अल खली डेजर्ट। रूब अल खली डेजर्ट कहाँ पर है, अरब पेनिनसुला के साउथ में। तो अरब पेनिनसुला कहाँ पर है, ये आपको दिमाग में आ जाएगा तभी का है, ये रूब अल खली डेजर्ट कहाँ है। तो ये आपको 4 या 5 डेजर्ट हो गए आपको इम्पोर्टेंट, जो कि देख लेते, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने अभी टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया हुआ है, टेलीग्राम पे मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर दिया करूंगा। तो आप क्या है वो सारी चीजें पीडीएफ को वहां से डाउनलोड कर लेना, जो भी यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी। और मैं इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि यहाँ से आपको सीधा टेलीग्राम पे ले जाएंगे। टेलीग्राम से इन सारी चीजों को बारे में आप जान पाएंगे। अभी हम एक चीज को और यही जान लेते हैं। अभी हम मरुस्थल जान लिया, झील जान लेते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट झील कौन सी है, इसकी इंपॉर्टेंट जैसे यहाँ 2 झीलें मुख्य मुख्य बताऊंगा। एक तो आपकी ये है आपकी वैकाल झील और दूसरी आपकी कैस्पियन सागर झील। ये मैंने पहले बताया था बोलते से सागर है, लेकिन है क्या, झील है। तब यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि वैकाल झील ये विश्व की आयतन के आधार पर सबसे बड़ी झील है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो उसमें दे रखा होगा या तो आयतन के आधार पे, जैसे वाटर का आयतन है, या फिर सरफेस एरिया के आधार पे। अगर जैसे सरफेस एरिया के आधार पर पूछा जाए ना, तो सबसे बड़ी झील कहाँ पर है, यूएसए में सुपीरियर झील है। लेकिन जब आयतन के आधार पर पूछा जाए कि आयतन के आधार पर सबसे बड़ी झील क्या है, तो अभी आप क्या बताओगे, वैकाल झील यानी लेक वैकाल। हालांकि और भी कई झीलें हैं, जैसे यहाँ पे कजाकिस्तान में एक झील है, यहाँ पे वोल्कस झील है, जिसको लेक वोल्कस बोल, जैसे लेक वोल्कस है। ठीक है, अभी आपकी कैस्पियन सागर झील है, ये क्या है आपकी खारे पानी की झील है। तो कैस्पियन सागर भी मैंने बताया सागर नहीं होके एक क्या है, झील है। इस प्रकार से हमने किया है आज कि पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल और झीलों के बारे में, एशिया के बारे में मुख्य चर्चा की। ठीक है, इन सभी की जैसे आपको अभी मैं जैसे पीडीएफ अगर चाहो तो आपको टेलीग्राम से मैं अवेलेबल करा दूंगा, वहां पर सभी को आपको पीडीएफ मिल जाया करेगी। और आगे की तरफ जैसे बढ़ते हैं, अभी हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम करेंगे अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप। उसमें सारी मुख्य चीजें हम सबसे एंड में आएंगे, जब भारत का मैप करेंगे तो हम भारत के बारे में डिटेल में जानेंगे। अभी भारत के बारे में मैंने डिटेल में बताया नहीं है। कल आप इन सारी लोकेशन जितने भी बताएंगे उन सभी को देख के आना है। फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कि हम क्या करेंगे, कल का मतलब हम कल संडे यानी परसों हम क्या करेंगे, अफ्रीका का पॉलिटिकल और फिजिकल मैप देखेंगे। जैसे जैसे टाइम होगा उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो अभी मैं इस चीज को यहीं, इस लेक्चर को यहीं खत्म करता हूँ। थैंक यू।